गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वाष्पोत्सर्जन के चैप्टर में ही रंध्र की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, यानी जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो रंध्र जो है वो किस प्रकार से खुलते और बंद होते हैं, इस क्रियाविधि को समझने का प्रयास करेंगे। रंध्र की क्रियाविधि को समझने से पहले हमें कक्षा 11 में जो हमने रंध्र की संरचना पढ़ी थी उसकी तरफ ध्यान देना होगा। रंध्र की संरचना यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। एक रंध्र की संरचना में मध्य की ओर आपको ये दो सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है, किडनी शेप्ड भी कह सकते हैं इनको। ये दोनों कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं कहलाती है, गार्ड सेल्स भी कह सकते हैं इन्हें। और इनके चारों ओर इनको घेरे हुए ये कोशिकाएं हैं जिनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। यानी रंध्र का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं, सहायक कोशिकाओं तथा द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। यहाँ रंध्र में ये जो गोल गोल रचनाएं आपको नज़र आ रही है ये सभी हरितलवक है। इसके विषय में आपको पहले भी बताया जा चुका है। और इन द्वार कोशिकाओं के मध्य में जो ये छिद्र है इसको रंध्रीय छिद्र कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि रंध्रीय छिद्र किस प्रकार से बंद होता है, किस प्रकार से खुलता है, अर्थात रंध्र जो है वो किस प्रकार से खुलते और बंद होते हैं, इसके विषय में हमें जो है ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ परिकल्पनाओं को पढ़ना पड़ेगा। परिकल्पनाएं यानी मैकेनिज्म। परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं इसको। परिकल्पना यानी किसी वैज्ञानिक के द्वारा किस प्रकार से इस प्रक्रिया को समझाया गया। तो उसमें सबसे पहले जो परिकल्पना आती है जिसको बोलते हैं मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा परिकल्पना, मांड मीन्स स्टार्च। बच्चों ये प्रस्तुत की गई थी जेडी सायरे नामक वैज्ञानिक द्वारा 1923 में। जेडी सायरे क्या कहता है? जेडी सायरे बोलता है कि जब दिन के समय द्वार कोशिकाओं में, यानी ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, तो जब दिन का समय होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, तो उस समय यहाँ द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। अब ये CO2 की मात्रा कम क्यों हो गई? क्योंकि दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण जब कर रहे हैं तो CO2 को किस में काम में ले गए? भोजन बनाने के लिए। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा कम हो जाती है। जब CO2 की मात्रा कम हो जाएगी तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ का pH जो है वो अधिक हो जाएगा। pH अधिक हो जाना मतलब यहाँ की क्षारीयता बढ़ जाएगी। जब pH अधिक हो जाता है तो pH के अधिक होने पर, जैसे ही pH अधिक होगा, एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। जैसे ही pH अधिक होगा, pH अधिक होने पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम ये सक्रिय हो जाएगा और सक्रिय होकर क्रिया करेगा मांड पर या स्टार्च पर। ये स्टार्च जो कि पहले से ही मौजूद होता है द्वार कोशिकाओं के अंदर, तो ये मांड पर क्रिया करेगा। तो मांड जो है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में मांड बदलेगा, मांड का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलते ही यहाँ का डीपीडी, कहाँ का? यहाँ द्वार कोशिकाओं का डीपीडी जो है वो अधिक हो जाएगा। जैसे ही डीपीडी अधिक होगा, डीपीडी ये पहले बताया जा चुका है आपको, डीपीडी जो है जैसे ही अधिक होगा, ये द्वार कोशिकाओं का जैसे ही डीपीडी अधिक हो जाएगा, द्वार कोशिका स्फीत हो जाएगी। स्फीत होने का मतलब फूल जाएगी। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जैसे ही द्वार कोशिकाएं फूलती है, रंध्र खुल जाता है। तो दिन के समय जो है वो रंध्र कैसे खुलते हैं इसके बारे में मांड शर्करा परिकल्पना ये बताती है कि दिन के समय CO2 की मात्रा कम होने पर, pH अधिक हो जाने से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता है और जिससे डीपीडी बढ़ने से द्वार कोशिकाएं
खुल जाती है, यानी रंध्र जो है वो खुल जाता है। दूसरी जो परिकल्पना दी गई थी वो परिकल्पना प्रस्तुत करी गई स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा। स्टीवर्ड ने सायरे की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाते हुए बताया कि वास्तविकता में जब पीएच उच्च होता है तो ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था ना बच्चों, यहाँ ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में ही नहीं रहता, अपितु ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे और टूटता है और आगे टूटने से ये बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाएगा बच्चों? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर टूटेगा और टूटकर बनाता है ग्लूकोज। ये हम आपको जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे तब वहाँ पर ये पूरी इसकी मैकेनिज्म आएगी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में बदलता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ये बना नहीं रहता। स्टीवर्ड के अनुसार ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में बदलेगा। जैसे ही ग्लूकोज में बदलेगा तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोनों जो है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में अधिक घुलनशील होते हैं। अब इनके अधिक घुलनशील होने से ये आसानी से घुल पाएंगे कोशिका रस में। जब कोशिका रस में आसानी से घुल जाएंगे तो कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाएगी? अधिक, क्योंकि आपको पहले पता है कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी? जब कोई विलेय की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये विलेय के रूप में कौन है? ग्लूकोज है या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब इसमें घुलेगा तो कोशिका रस की सांद्रता अधिक हो जाएगी। जब कोशिका रस की सांद्रता अधिक होगी तो उस स्थिति में रंध्र खुल जाएगा। ये किसने कहा? स्टीवर्ड ने। ये दो पुरानी संकल्पना है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे अधिक जिस सिद्धांत को मान्यता दी गई है वो सिद्धांत है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत जो है ये इमामुरा और फ्यूजिनो नामक दो वैज्ञानिक थे बच्चों, जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था 1959 में। 1959 में प्रस्तुत किया था इसे। ये इमामुरा और फ्यूजिनो क्या कहते हैं कि दिन के, क्योंकि लगातार जब नई रिसर्च होती रहती है तो नए नए परिणाम भी आते रहते हैं, तो इस रिसर्च को मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि ये रिसर्च जो है ये वास्तविकता में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का जो मूल है उसे प्रदर्शित करती है और रंध्र उसी समय खुलते हैं। तो दिन के समय जब द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है, वास्तविकता में ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज ये जो बन रहे थे ना, इसके बनने के पीछे है ये मैलिक अम्ल। तो जब द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है तो ये मैलिक अम्ल जो है ये मैलिक अम्ल टूट जाता है और टूटकर दिन के समय मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में बदलता है। जैसे ही ये मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में बदलता है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन, ये एक चित्र सा बना है रफली, आप देखिए कि मान लीजिए कि ये कोई द्वार कोशिका है। इस द्वार कोशिका में ये मैलिक अम्ल टूटा तो मैलिक अम्ल टूटने से मैलेट बना और मैलेट के साथ हाइड्रोजन आयन बने। तो ये मैलेट तो अंदर ही रहेगा द्वार कोशिका में, हाइड्रोजन आयन जो है कोशिका से बाहर आ जाएंगे। हाइड्रोजन आयन कोशिका से बाहर आएंगे तो दूसरी तरफ इन द्वार कोशिकाओं के बाहर की तरफ कौन थी? सहायक कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर पोटेशियम आयन सांद्रता अधिक होगी। तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार या परासरण सांद्रता के अनुसार ये कहाँ चले जाएंगे? अंदर की तरफ। यहाँ पर पोटेशियम आयन की कमी है तो ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ मिलकर पोटेशियम मैलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? पोटेशियम मैलेट। जब पोटेशियम मैलेट बन जाएगा तो परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी और परासरण सांद्रता के बढ़ने पर रंध्र जो है वो खुल जाएंगे। जबकि रात्रि के समय ऐसा नहीं होता। रात्रि के समय जो है वो CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर CO2 की सांद्रता जब बढ़ जाएगी तो CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने पर एक दूसरा अम्ल है या हार्मोन है जिसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। ये एब्सिसिक अम्ल कौन सा हार्मोन बच्चों? यहाँ लिख देता हूँ, एब्सिसिक अम्ल।
एब्सिसिक, ये एब्सिसिक अम्ल की जो सांद्रता है ये बढ़ जाएगी। तो एब्सिसिक अम्ल की जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो एब्सिसिक अम्ल जो है ये पोटेशियम आयनों को, जो ये पोटेशियम आयन अंदर धंस गए थे ना, इनको कहाँ निकालेगा? बाहर। जब पोटेशियम आयन अंदर से बाहर आ जाएंगे तो वापस से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो ये हाइड्रोजन वापस से कहाँ चले जाएंगे? अंदर। जब ऐसा होगा तो पूर्व स्थिति आ जाएगी, यानी रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो रात्रि के समय तो जो है एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाएगा और दिन के समय ये पोटेशियम मैलेट सक्रिय हो जाएगा, जिसके कारण से रंध्र खुलेंगे और बंद होंगे। तो आज हमने वीडियो में ये देखा कि रंध्र जो है उनकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, उसको समझाने के लिए जो वाद प्रस्तुत किए गए हैं या परिकल्पना या हाइपोथेसिस जिसे कह सकते हैं वो प्रस्तुत की गई है, वो कौन कौन सी थी। आपको इसमें से तीनों परिकल्पनाएं याद रखनी है, लेकिन ये तीसरे नंबर की जो परिकल्पनाएं हैं ये वर्तमान में लागू है, अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।